बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज हम जायज़ा लेंगे जो अभी हालिया पाकिस्तान में SCO समिट हुआ। बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी पाकिस्तान की, जिसके अंदर दुनिया के 4 सुपर पावर एटॉमिक पावर की जो रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे थी। इसके साथ साथ SCO समिट में क्या क्या हुआ और G2G एंड B2B बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस हुई। पाकिस्तान की ज़बरदस्त कामयाबी, इस पे हम बात करेंगे। उसके साथ साथ गवादर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ। गवादर जो पाकिस्तान के इकानमी का एक रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। उसके साथ साथ जो BRI के साथ उसका प्रोजेक्ट सीपेक जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट की एक निशानी है, उसका पहला फ़ेज़ हुआ, जिसके अंदर $26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई, जिसमें हमने ज़बरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। उसके साथ साथ हमने एनर्जी में काम किया। अब जो सेकंड फेज़ आ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि वो हम इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे। हम सेकंड फेज़ में स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाएंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और पाकिस्तान की ट्रेड में बूस्टिंग होगी। इस पे हम आज खुसूसन बात करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क में 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आज कल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना हुआ है, जिसमें ख़ास रोल प्ले कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान का एक इम्पॉर्टेंट रोल इस वक्त नज़र आ रहा है। देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिकली हम आज डिस्कस करेंगे कि हुकूमत चाहती क्या है। क्या वाकई हुकूमत ये चाहती है कि 3 जो पहले जजेस हैं सेनाटी के हिसाब से, उनसे पिक एंड चूज़ किया जाए, या हुकूमत का अल्टीमेट गोल इस 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कुछ और है। फ़लस्तीन भी आज हम डिस्कस करेंगे, जो एक वन साइडेड जंग हो रही है फ़लस्तीन में। वहाँ पे कोई भी मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये कि जंग है, वो ब्रूटलिटी है, वो कत्ल है, वो इंतहा पसंदी है। वो दुनिया के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये एक आईना है, ये एक कि भाई वन साइडेड जंग है। आपने अभी हालिया देखा जो वहाँ का हमास का लीडर बना, उसने किस तरह से लीडरशिप खुद लड़ रही है। उसने आखिरी जो ड्रोन अटैक हुआ है, उसने उसको भी स्टिक से मारा है। मतलब लेवल ऑफ उनकी इंगेजमेंट और अपने कौम, अपने मुल्क के, और ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा, पता नहीं वो उसको OIC में क्या कहा जाता है, उसके लिए एक जंग है। हम इस पे भी आज बात करेंगे कि अभी हमने हालिया देखा कि ये जो हिंदुस्तान बड़ी बड़ी बातें करता था पाकिस्तान के लिए, जिसके पास कोई एविडेंस नहीं होता था, बगैर किसी प्रूफ के बात करता था कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट। अब क्या हो रहा है दुनिया में एविडेंस के साथ। सबसे पहले कनाडा ने प्रूफ किया कि के यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं। उसके बाद सुपर पावर जो अमेरिका है, अमेरिका ने एविडेंस के साथ पेश किया कि किस तरह से और हिंदुस्तानी एजेंट वहाँ पे अपने एनिमीज़ को किस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं। इस पे हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एम्बेसडर हसन हबीब साहब, जो फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर फजल करीम दादाभाई साहब लीडिंग पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, उसके साथ साथ एक सीनियर तज्जिया निगार भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मीर नवीद कलमती साहब जो फार्मर मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, फार्मर गवादर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट हैं, उनसे हम गवादर पे ख़ास तौर पे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। एक्सेलेंसी, सबसे पहले आपके पास SCO समिट की सक्सेस और जिस तरह से पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया और एक दुनिया में मैसेज किया, और जो इस कामयाबी को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और कौम की तरफ से मुबारकबाद देता हूं सबको कि इतनी कामयाबी से, इतने अच्छे अरेंजमेंट के साथ और इतनी भरपूर कॉन्फ्रेंस की है। अगर आप उसका आखिरी एलामिया सुने तो उसमें हर चीज़ कवर है। उसमें आप जो फील्ड सोच सकते हैं, यानी उसमें ट्रांसपोर्ट भी है, कम्युनिकेशन भी है, ट्रेड भी है, टेररिज्म भी है, काउंटर टेररिज्म है, डिजिटलाइजेशन है, हर जो मतलब आप टॉपिक सोच सकते। इतना कॉम्प्रिहेंसिव वो डॉक्यूमेंट है कि उसको पढ़ के लगता है कि बहुत मेहनत की गई है।
फिर ये बड़ा हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमने एक मेजर कॉन्फ्रेंस होल्ड की मेरे ख्याल में 20 साल के बाद, और उसमें अब यूँ समझें कि दुनिया की 4 बड़ी न्यूक्लियर पावर्स थीं, उसमें अबाउट 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बैठी हुई थी। और आप देखें लोग अब आए चले जा रहे हैं एससीओ में। एससीओ हैड स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई 5 हम लोग उसको कहते थे, जिसका पर्पस बुनियादी ये था कि जो सेंट्रल एशिया के 9 आज़ाद ममालिक हैं उनकी हम जो बॉर्डर अफेयर्स हैं उनको रिजॉल्व करें। अब धीरे धीरे वो मैच्योर हो रही है और मेरे ख़्याल में वो ईयू के मुकाबले पे आ रही है। अब हम लोग करेंसी स्वैप की बातें कर रहे हैं, हम ट्रेड एक्सपेंशन की बातें कर रहे हैं, और सबसे खुशाइन बात यह है कि सेंट्रल एशिया वो जोन है जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं है, इनफैक्ट हमारा सम ट्रेड सरप्लस है, और ये हमारे फ्यूचर का एनर्जी सोर्स बनेगा क्योंकि सेंट्रल एशिया में एनर्जी है। और जितना हम इस ट्रांजिट ट्रेड को इम्प्रूव करेंगे उतना सेंट्रल एशिया के और हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि सेंट्रल एशिया का जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था वो वाया रशिया था, और सैंक्शंस के बाद उनके लिए बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए वो प्रोएक्टिवली फॉलो कर रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान की पोर्ट, उज़्बेकिस्तान ऑलरेडी कराची पोर्ट यूज़ कर रहा है इन अ मैसिव वे, और इसी तरह से ताजिकिस्तान और दूसरे मुल्क हैं। और अगर अफ़गानिस्तान में अमन हो जाता तो पेशावर से तिरमिज़ जो है वो 750 किलोमीटर एक दिन का सफ़र था। ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है, ट्रांजिट हो रही है, हमने भी कंसाइनमेंट्स भेजे हैं गवर्नमेंट के भी, प्राइवेट सेक्टर्स के भी, तो इट्स अ वेरी डूएबल थिंग। और अफगानियों को भी लग रहा है कि इससे उनको जो ट्रांजिट फ़ीस मिलेगी उनसे उनका ठीक ठाक मसाइल हल होंगे। तो वी आर गोइंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन, जिसमें मैं वैसे साहब फिर आपके पास वापस आता हूँ। मैं दादा भाई साहब, जिस तरह से सर ने बताया कि ये जो SCO समिट है इसकी इनिशियल स्टेज पे तो ये बेसिकली जब सोवियत यूनियन ब्रेकडाउन हुआ तो ये उसकी एक काउंटर स्ट्रेटजी थी कि जिस तरह से अमेरिका या वेस्ट के पावर ज़्यादा पेनिट्रेट ना करें। फिर इसमें मुख्तलिफ ममालिक 2017 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी इसके दोनों मेंबर बने। क्या समझते हैं कि ये जिस तरह से एम्बेसडर साहब ने भी कहा कि ये एक EU टाइप का एक ग्रुप बनता जा रहा है, और आपने ये हालिया पाकिस्तान का एफर्ट्स जो यहाँ पे कामयाब एक समिट हुई, कैसे देखते हैं? सबसे पहले थिबो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहब वेरी राइटली सेड कि SCO का पूरी कौम को मुबारक हो, हुकूमत को मुबारक हो। जिस तरह हमने SCO को कंडक्ट किया, इससे पाकिस्तान की इमेज, डिप्लोमेटिक वक़ार बहुत बुलंद हुआ है, और जो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज चलती थी और जो एडवाइजरीज भी लगाते थे कि इधर नहीं जाना, बिजनेसमैन नहीं आते थे, चीज़ें जो ममालिक एडवाइजरी, उनको भी हमने बड़ा अप्रोप्रिएट जवाब दिया कि पाकिस्तान इज़ एज सेफ एज़ एनी अदर कंट्री। अब आपने बात की SCO के हवाले से कि SCO का पोजीशन क्या है, तो वो मैं आपके नाजरीन को बताता चलूँ कि SCO जो है उसका जो SCO मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 30% ऑफ द वर्ल्ड GDP है उनके पास, और 24.4 ट्रिलियन इसकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू बनती है, जो कि 6 ट्रिलियन EU से ज़्यादा है। 42% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो ये SCO के मेंबर्स कंट्री की है। 24% दुनिया का जो एरिया है वो है। ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो 25% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स हैं। इसी तरीके से 50% प्लस गैस के आपके रिजर्व्स हैं। 35% प्लस वर्ल्ड के कोल रिजर्व्स इन SCO की कंट्रीज़ के पास हैं, और 50% तक यूरेनियम के रिजर्व इस कंट्री। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने हद तक ये इम्पॉर्टेंट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, नॉट ओनली इन दिस खित्ता बट इन द इंटायर वर्ल्ड। तो और इसके सक्सेस का एक और भी बैरोमीटर अगर आप देखें जो हमारी हुकूमत ने हासिल किया, हमारे मुल्क ने हासिल किया, कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि कोई भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं है पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए, बिल्कुल उसने भी जो है इन लाइन SCO की सारी यहाँ पे भी स्टेटमेंट मेक की, और जाते जाते पाकिस्तान हुकूमत को मुबारकबाद दी फॉर सक्सेसफुली कंडक्टिंग दिस SCO, और हॉस्पिटैलिटी और कर्टेसी का भी ऑफिशियली ट्वीट करके थैंक यू का। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और जिस तरह हमने कंडक्ट किया पूरी कौम को मुबारक। एक्सीलेंट। मीर साहब, आपका ताल्लुक गवादर से है, आप गवादर ट्रेड एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी रहे, आप ख़ुद एक बिजनेसमैन भी हैं, आप फार्मर मिनिस्टर भी हैं बलूचिस्तान के। क्या समझते हैं ये जो अभी इनॉग्रेशन भी हुआ बलूचिस्तान गवादर एयरपोर्ट का, आपका क्या ओपिनियन है कि किस तरह से हम मज़ीद इसको बेहतर बना सकते हैं और सीपेक को कामयाब कर सकते हैं, और ये जो गवादर में छोटे मोटे मसाइल हैं इनका हल क्या है आपके पास?
देखें, एक तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, Thank you, आपने sir. मुझे मौका दिया। दूसरी बात यह है कि ECO की जैसे हमारे दोस्तों ने अहमियत बताई है, एक बात मैं ये कहता चलूँ कि दुनिया में कभी मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन तरक्की करते। बिल्कुल ठीक। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन में हम रहते हैं, और अगर हम मिल के बिज़नेस करेंगे तो हम दुनिया में बहुत आगे तक चले जाएंगे। और ग्वादर की इस पूरे रीजन में एक अपनी अहमियत है। हम जो हरमुज़ है उसके टेल में या माउथ में एक कोने पे हम हैं, और सेंट्रल ECO की जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। इसी तरह सिंकियान जो चाइना का एक प्रोविंस है उसे भी आप लैंडलॉक कह सकते हैं, जो हमारे पोर्ट से बहुत करीब, और शंघाई या चाइनीज़ दूसरे पोर्ट से बहुत दूर है। और अफ़गानिस्तान भी एक लैंडलॉक कंट्री है। तो हमें तो 30 साल पहले ही इस्तिफ़ादा करना चाहिए था, और हमें अपने दरवाज़े इन ममालिक के लिए खोलने चाहिए थे, मगर मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। और इस वक्त जो है ये कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद होना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है, जहाँ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी थी, चाइना भी था, इंडिया भी था, अफ़गानिस्तान भी था, ईरान भी था। तो ये बहुत ही अहम सिमत में और सही सिमत में हमारा मुल्क रवां दवा है। दूसरा, ग्वादर की डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, तो पोर्ट बनने के बाद हमने ये बात बिल्कुल गलत है कि हमने कोई डेवलपमेंट नहीं की। ठीक। वो 2003 में जब पोर्ट का काम स्टार्ट हुआ ग्वादर में, तो उस वक्त हमारे पास, हम पूरे पाकिस्तान से आइसोलेशन में थे। इस वक्त जो है कराची से ग्वादर तक हम 7 घंटे में बाई रोड सफ़र कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारा पोर्ट एक ग्वादर में एक पोर्ट बन चुका है। हॉस्पिटल इस वक्त जो है चाइनीज़ ने जो हमें तोहफा दिया है, और जो हॉस्पिटल इस वक्त GDA का काम कर रहा है, मैं आपको बताऊं बिल्कुल आगा खान के स्टैंडर्ड का है। और उस में जब हमारे मकरान के लोग आते हैं तो आगा खान हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा अखराजात करते हैं, मगर वही सेहत की सहूलत अब ग्वादर में अवेलेबल है। ग्वादर में पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट में पानी का बहरान था, आज पसनी में और ग्वादर में पानी का इशू कोई नहीं है। जहाँ तक बिजली की बात है, ये मैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा हूँ। बिजली हमारा मकरान पहले नेशनल ग्रिड से कनेक्ट नहीं था। अच्छा मीर साहब, मैं आपसे इसी पॉइंट से ही आके आपसे मैं वापस आके इसी से ही शुरुआत करते हैं। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शाइक उस्मानी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, आवाज़ आ रही है। सर, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ जो अभी ये 26वीं आईनी तरमीम हो रही है, आपका क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है? बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट क्या है गवर्नमेंट एंड अपोजिशन के दरमियान? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो सिर्फ ये है कि अगर पुराना जो आइन है बरकरार रहता है, आइन की शिफ्ट जो कि चीफ जस्टिस के चेंज ओवर करने के लिए, तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे 23 अक्टूबर। क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस होता है। राइट। लेकिन हम ये देख चुके हैं कि जो हुकूमत है हमारी, वो मंसूर अली शाह साहब के साथ इतनी खुश नहीं है उनके जजमेंट से, और वो समझती है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बायस्ड हैं इन फेवर ऑफ PTI। सीधी बात है। और जहाँ तक के PTI का ताल्लुक है, वो ये समझते हैं कि जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं वो जो हैं उनके खिलाफ हैं, और वो फेवर में हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चूँकि वो हुकूमत में है, तो उन्होंने ये सोचा कि सबसे अच्छा तरीका है कि हम जजेस चेंज करने का तरीका बदल दें। और वो चेंज करने का तरीका जो अभी फ़िलहाल वो ये है कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो बनता है चीफ जस्टिस। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक कमेटी बनाई जाए, और वो कमेटी जो है वो फिर डिसाइड करे कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं, 3 जजेस में से प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर देगा किसी जज को।
तो इस तरह से वो मंसूर अली शाह साहब को अलग कर देंगे और किसी और को बना देंगे। तो ये जैसा कि एक जस्टिस साहब, एक परसेप्शन ये बनाया जा रहा है इस वक्त कि इसके आइन के पास, तरमीम के पास होने के बाद जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम हो जाएगी और इतनी सुप्रीम हो जाएगी कि वो सुप्रीम कोर्ट उसके मातहत हो जाएगी। क्या आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, पार्लियामेंट तो सुप्रीम है। पार्लियामेंट के पास हमेशा ये राइट होता है कि वो कानून बना सकती है, आइन में चेंजेस ला सकती है, अगर उसकी 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउस में हो। वो तो हम हमेशा सुप्रीम रहेगी, वो तो कभी चेंज नहीं होगी। यहाँ पर इशू जो है वो इनिशियली ये जो मैंने आपको बताया ये इशू है, और अब वो ये समझते हैं कि अगर वो ये आइनी चेंजेस ले आएँ तो शायद इससे बच जाएंगे, लेकिन उसके लिए उनको ये मालूम है कि 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है दोनों एक में नहीं, और उसके लिए वो आप भाग दौड़ कर रहे हैं। तो अब ये जो आइनी तरमीमें की जा रही हैं, ये किसी इसमें कोई सिवाय एक चीज़ की जो उन्होंने, जिसमें कि मैं एग्री करता हूँ उनसे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो यकीनन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि आमतौर से हमारे सियासतदान जो है हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और जब ऑपोजिशन में होते हैं तो गवर्नमेंट अगर कोई कानून पास करती है उसको चैलेंज कर देते हैं, और हर वक्त लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो इस काम में जब चैलेंज होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और चूंकि अपना उनका असर रसूख होता है तो उसको इस्तेमाल करके वो जल्दी लगवाते हैं, और उसकी वजह से महीनों गुजर जाते हैं उन केसेस में, और उसके अपील होती है, उसके बाद रिव्यूज होती हैं, सब कुछ होता है। तो उससे सफ़र कौन करता है? कॉमन पब्लिक, के लिए के जजेस होते हैं, यानी कॉमन पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, दूसरे डिस्प्यूट्स हैं, जो कि इनका फैसला फौरन होना चाहिए, वो 20-20 साल पड़े रहते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तरीका ये था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी जाए, जहाँ पर कि इस किस्म के केसेस जो कि सियासतदानों के अपने प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए वो हो जाए, और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट अपना काम करती है। इसके लिए तो ठीक था ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, लेकिन वो मकसद नहीं है, मकसद यहाँ कुछ और है। अगर वो मकसद होता तो बड़ा अच्छा होता। अच्छा जस्टिस साहब, देखें, जब आप कानून बनाते हैं ना, जैसे हमने 1973 का भी कानून बनाया, तो उसको हम एक प्रेसिडेंट बना, और दुनिया के कानून को हम फॉलो कर रहे होते हैं कि जहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हों वो वहाँ से हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे हमारा आज भी अगर हम अपने कानून की बात करें तो ये जो मिडल ईस्ट वाले कंट्री हैं इनसे तो बहुत ही बेहतर है बुक्स में। तो ये जो अगर हम ये जो 26वीं तरमीम करने जा रहे हैं, आप एक सीनियर कानूनदान होने के नाते इन यूर आई, और ये दुनिया के बाकी जो सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्या ये वहाँ पे ये राइज है? जी देखिए, कानून में चेंजेस करने के तो राइट्स हैं, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, हर जगह पर है, और हमेशा था। जो आप आइन देख रहे हैं, ये कानून देख रहे हैं, वो आज से 100 साल पहले नहीं था। एक जमाने में इंग्लैंड में अगर कोई मुर्गी चोरी करता था उसको फांसी हो जाती थी। तो अब ये उसको चेंज करके अब वो उसकी फांसी नहीं होती। तो ये चीज़ें तो चेंज होती रहती हैं जिससे सोसाइटी चेंज होती है। ये तो पावर तो पार्लियामेंट के पास रहती है। मकसद ये है कि वो जो पावर ऐसी इस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाए कि लोगों पब्लिक को बेनिफिट हो, न कि उससे किसी खास पार्टी को फायदा। बिल्कुल सही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। जिस तरह से जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने बताया कि हमें कानून वो बनाना चाहिए जिसका फ़ायदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक कॉमन मैन को हो, आम आदमी को हो, वो कानून है मुल्क के फ़ायदे के लिए। अब आप ये 26 अमेंडमेंट में से ये चूज़ कर लें कि इससे कॉमन मैन को क्या फ़ायदा है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। एम्बेसडर साहब, जिस तरह से हमने बात की कि ये जो हमारी रीजन के लिए, जैसे मीर साहब ने भी कहा कि खित्ते तरक्की करते हैं एक मुल्क, ये जो SC समिट है वेस्ट क्या देख रहा है, ख़ास तौर पे जो हमारे OIC और जो हमारे अरब ममालिक हैं वो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात बिल्कुल सही है।
सही है कि रीजन तरक्की करता है, और ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आप ट्रांसपोर्ट की भी बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली पूरे रीजन को उठाना चाहते हैं और उठेगा, इसमें कोई कलाम नहीं। मुझे तो कोई शुबा नहीं कि BRI और CPEC और OBOR जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करते हैं, दे आर इंटीग्रेटिंग अस। और मैं हमेशा से, आज से नहीं 2016 से कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हम CPEC को कनेक्ट करेंगे विद अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया, उतना ज़्यादा चांस है कि पाकिस्तान के पार्टनर ज़्यादा होंगे, हमारा अपना फ़ायदा होगा, रीजन का फ़ायदा होगा। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि रीजन पूरी तरह ऊपर आएगा। अब उसमें जो वेस्ट का आप सवाल पूछ रहे हैं, अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं है BRI से, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ पैरेलल स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद फिर ब्रिक में अमेरिका ने इंडिया को प्रमोट किया कि वो वाया मिडिल ईस्ट इसराइल तक एक नया नेटवर्क बनाए, मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करे। तो ये सारा जो चल रहा है, वेस्ट इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज दे आर लूजिंग पावर। अब देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, अगर आप पढ़ने लिखने के आप शौकीन आदमी हैं, पॉल कैनेडी ने 1988 में जो किताब लिखी थी राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर, तो उसमें लिखा था कि अमेरिका 2025 के बाद पावर नहीं रहेगा। ऑल दीज एफर्ट्स, जिसमें आप भले आप मिडल ईस्ट को देख लें, भले BRI के ख़िलाफ़ देख लें, जो भी एक्शंस हैं वो प्राइमरीली उस प्रोसेस को डिले करने के लिए। तो अमेरिका ज़रूर करेगा। और वैसे भी आप देखिए, अगर आप क्लासिकल उसमें देखें थियरीज़ में, तो जब भी कोई नई पावर आती है कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होता है। अब चाइना राइज कर रहा है बहुत स्पीड से, और अभी वो रीजनल पावर है नहीं, इस पर बहस हो रही है। सुपर पावर कब बनेगा? रशिया अपना रोल दोबारा से रिक्लेम कर रहा है पुतिन के ज़माने में। तो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ तो हम जा रहे हैं। अभी 2 कॉन्फ्लिक्ट अलाइव हैं, 2.5 अगर आप फ़लस्तीन को भी गिन लेते हैं। ईरान से कॉन्फ्लिक्ट किसी भी वक्त हो सकता है, और अमेरिका ज़रूर उतरेगा उसमें, क्योंकि अगर अमेरिका नहीं उतरा तो फिर इजराइल को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे प्रोफेसर्स और बड़े थिंकर्स कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल ट्विन्स हैं जो वेस्ट के ऊपर से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक। तो और जो लॉबीज़ हैं, जो प्रेशर्स हैं, आप देखें लंदन B. जॉनसन के ज़माने से अमेरिका वो लाइन फॉलो कर रहा है जो इजराइल उसे बता रहा है। ये नहीं कि इजराइल वो फॉलो कर रहा है जो अमेरिका उसको बताता है। तो ये एक बड़ा अजीब व गरीब काम है। अब वेदर इजराइल को कितना अमेरिका ने प्रोटेक्ट करना है, इज़ अमेरिका रेडी टू इन्वेस्ट हिज सन्स इन दिस रीजन, तो एक बड़ा देखने वाला, और ये इट मे स्टार्ट वेरी सून। बिल्कुल ठीक। सर, दादा भाई साहब, आप एक लीडिंग बिजनेसमैन भी हैं, आप इस SCO समिट से क्या अचीव किया, और अभी जो कुछ दिनों में फिर ब्रिक्स की भी एक मीटिंग होने वाली है, और ब्रिक्स में पाकिस्तान नहीं है लेकिन उसमें चाइना है। चाइना पूरा सपोर्ट कर रहा होता है, वहाँ पे पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश कर रहा होता है, पाकिस्तान को डिफेंड भी। लास्ट टाइम जो गोवा में हुई तो उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को बोलने नहीं दिया अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि हम ब्रिक्स में भी हमारा एक पार्ट वहाँ पे है। तो क्या देखते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकानमी को बूस्टिंग के सिस्टम? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर इन आइसोलेशन पहले देखें तो ऑलरेडी एक राइट ट्रैक पे चलना शुरू हो गई। उसके सारे इंडिकेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में है, इंटरेस्ट रेट कम आ रहा है, दोबारा इन्वेस्टमेंट हो रही है। स्टॉक मार्केट को भी देखें तो वहाँ से तो हम अपना ग्रोथ कर रहे हैं। SCO जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो आपका स्पेसिफिक सवाल था कि SCO जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या और उसका डोमिनेंस कितना है इस वर्ल्ड में, तो पाकिस्तान उसका एक मेजर प्लेयर है जी। और सेंट्रल एशियन मार्केट का एक्सेस थ्रू वार्म वाटर इस वक्त हमारे भाई भी बैठे गवादर से बेहतर और कोई जगह नहीं। तो पाकिस्तान इज आइडियली पॉइज्ड, और SCO से हमारे को पूरे रीजन को फायदा होना है। उसमें की प्लेयर पाकिस्तान ने होना है थ्रू इट्स जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन। जहाँ तक आपने ब्रिक्स की बात की तो ब्रिक्स में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट डाला गया था, और आपको पता है इंडिया एक हमेशा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर रहा है इस पूरे रीजन के अंदर। हाँ, वो लद्दाख में स्क्रमिशेस करवानी हो या इस एरिया को डिस्टर्ब करना हो, या अफगानिस्तान में जैसे इनने अपने 6 मिशंस खोले हुए थे जो आपको हमने पहले भी बताया था, तो वो अपना रोल प्ले करता रहता है। बट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर इन चाइना जो कि हमारे हर इंटरेस्ट को जो है गार्ड भी करता है, डिफेंड भी करता है। तो मैं समझता हूँ ब्रिक में हमारा एक बहुत अच्छा अलाई उधर है जो कि बहुत पावरफुल पोजीशन में टू डिफेंड। बिल्कुल ठीक। मीर साहब, आप बात कर रहे थे कि जो एक रियलिटी है और वो जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है गवादर के बारे में, तो आप बता रहे थे कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं गवादर में, जो दिस अ गुड साइन। देखिए, मैं ये कहता हूँ स्लो हुई हैं,
हमारे यहाँ पूरे मुल्क में तरक्की का पेस स्लो है, सही बात। सीपैक भी स्लो है और इसको बहुत तेज़ होना चाहिए था। मगर ये बात बिल्कुल गलत है कि कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पानी का मामला एक हल है, ग्वादर टाउन में भी हल है, पसनी में भी हल है। वो तब हल हुआ जब आप मिनिस्टर बने? हाँ, उसमें मेरा इनपुट भी था। मुझे याद है। मतलब उसमें ये था कि पाकिस्तान का वाहिद इलाका था, मैं जब मिनिस्टर बना तो 3.5 अरब रुपए का टैंकर चलता था और टैंकर्स जो है डैमों से पानी लाते थे और 3.5 अरब में हमने पाइपलाइन बिछा दिए। तो जब मुझ पर प्रेशर पड़ा तो अंदाज़ा फिर मुझे हुआ कि कराची में टैंकर ख़त्म क्यों नहीं होते। मगर इसमें एक मैं बलोच पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात करना चाहता हूं। फिर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं जो बलोच पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। एक छोटा ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि SCO समिट के दौरान जो गवादर एयरपोर्ट की इफ्तिताह भी हुई, मीर साहब आप बता रहे थे कि जो बलोच पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो प्रोपेगेंडा होता है, ये जो इतने बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसका क्या काउंटर स्ट्रेटजी है कि किस तरह से हम दुनिया को ये बता सकें कि गवादर एक पीसफुल सिटी है, यहाँ आएँ, इन्वेस्ट करें, यहाँ ट्रेड करें? इसमें मैं एक बात आपको बड़ी वजाहत से बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी बलोच कौम परस्त पार्टियाँ हैं, उनके पास कोई माशियत का कोई बलोचों के लिए एजेंडा नहीं है और कभी भी किसी ने भी अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में कभी ये पेश नहीं किया। और मैं इज़राइल की बात हो रही थी तो इज़राइल या इज़राइलियों की 2 चीज़ों से मैं सख्त मुतासिर हूँ। एक उनकी तालीम और एक माशियत, इन दोनों चीज़ों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। नो डाउट। देखें, अमेरिका जैसा सुपर पावर भी इज़राइलियों का मोहताज इसलिए है कि वो तालीम में और माशियत में बहुत आगे। तो बलोचों के लिए भी जो मेरे जहन में मॉडल है कि एक तो अपनी तालीम पे वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और दूसरा ये है कि जब तक हम बलोचों की माशियत ठीक नहीं होगी, हम इस दुनिया में आगे तरक्की नहीं कर सकते। और जिस रीजन में हम रहते हैं, उस रीजन में जहाँ बलोच रहते हैं, उस जगह की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हमें इस तरक्की को रोकना नहीं चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए, इसमें ख़ुद को शामिल करना चाहिए और इसके लिए ख़ुद को तैयार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इस सारे एपिसोड में आप मीर सरफराज का रोल जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है वो कैसे देख रहे हैं? इज़ नॉन सरदार और वो एक तरक्की पसंद हैं, वो एक एजुकेशन में बिलीव रखते हैं। क्या समझते हैं कि वो इस वक्त सही रोल प्ले कर रहे हैं फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान? देखिए, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की हद तक ये सिर्फ बात करूंगा, पूरे सूबे की हद तक नहीं करूंगा। उन्होंने 2-3 काम हमारे पास किए। एक तो ये जो पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है, सूबे ने इसको बजट दिया और इंडस जो कराची में इंडस हॉस्पिटल चलाते हैं उनको ये सौंप दिया, यानी सूबाई हुकूमत खर्च करेगी और वो बेहतरीन किस्म का वो चला रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ एक 2.5 अरब का प्रोजेक्ट है देहातों में, वहाँ उन्होंने ये बजट में उधर पैसे डाले। उसके अलावा जो है एक माहीगीरों का मामला था जीवनी का, वहाँ एक ब्रेक वाटर की ज़रूरत थी, 70 करोड़ उधर दिए। तो मतलब जहाँ फंड देने की हद तक उन्होंने ग्वादर को अहमियत दी है और वो सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मैं फजल करीम दादा भाई साहब आपके पास आऊँ कि आपने देखा कि ये जो हिंदुस्तान का एक सो कॉल्ड एक होता था कि जी इंतहा पसंदी के अगेंस्ट, अब हम देख रहे हैं कि वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहे हैं। वो पहले कनाडा ने वहाँ पे इनोसेंट लोगों को मारते हैं, फिर अब अमेरिका ने ये साबित किया। हालिया में हम बात करते थे कि उन्होंने जो अपने मिशन बनाए हुए थे अफ़गानिस्तान में, वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो रहा था। हालिया ये और फिर इसके बाद दुनिया के वर्ल्ड पावर्स के ख़ास तौर पे अमेरिका का क्या रिस्पांस होना चाहिए इंडिया के लिए?
लेकिन सबसे पहले तो थेबो साहब, आपको याद होगा हमने इंडियन एट्रॉसिटीज़ पे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पे हमने एक वाइट पेपर भी प्रेजेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, जहाँ पे हमने इनको पूरा आइडेंटिफाई किया था कि इनके ट्रेनिंग कैंप्स भी कहाँ हैं। और फिर हमने ये भी साबित किया था कि इनके 6 मिशन अफगानिस्तान में थे और टोटल 2,500 लोग थे। तो वो मिशन कर क्या रहे थे? वो यही कर रहे थे, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। और फिर ये कुलभूषण यादव की कन्फेशनल स्टेटमेंट कंक्लूसिव थी। अभी इंडिया को जो हम हमेशा हाईलाइट करते थे वो ग्लोबल स्टेज पे खुद प्रूव हो गया कि आप देखें ये जो रिपोर्ट आई है, जिसको कनाडा ने भी और ममालिक ने भी, जिसने वेट किया इसको कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड खालिस्तान के जो उनके थे सरबरा, उनके जो किलिंग वहाँ पे हुई, तो ये इंडिया की कंक्लूसिव इनके खिलाफ सबूत और एविडेंस आ गए, जिससे ये बात प्रूव हो गई कि ये इंडिया जो है नॉट ओनली हेयर बट पूरे वर्ल्ड के लिए एक मेनेस बना हुआ है और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का वो है, हब पॉइंट है जी। उसके अलावा आप एक और भी बात देखें तो एक तो इंडिया को यहाँ पे डिफीट हुई, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाह रहा था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है जम्मू एंड कश्मीर में। ये कितनी और बड़ी उनके मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि हम 370 और 35A को अबॉलिश करेंगे। तो इंडिया के नैरेटिव की उधर भी डिफीट हो गई है। अब उनको उधर और वो जो 100 अब के बार 400 पार वाला नारा था मोदी का, वो मट्टी में मिल गया। वो मट्टी में मोदी के नैरेटिव को डिसरिगार्ड कर दिया ना। आप देखें ये जो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शन में ये जीते और उस पार्टी के मैनिफेस्टो में, कैन यू इमेजिन, तो अब उसका भी इनको एक रोला पड़ा हुआ। और यही वजह है कि इंडिया बैकफुट पे था और जो कि इनके जो एक्सटर्नल मिनिस्टर भी हमारे SCO में आए थे वो वाजे उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बात बोल रही थी कि वो पूरी दुनिया में आया हो गया उनका चेहरा। एम्बेसडर साहब, आप इस एक्टिविटी को ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान का अभी पूरी दुनिया में इनोसेंट को किलिंग है, वो चाहे सबसे पहले तो कुलभूषण यादव के शेप में हमने बताया कि भाई साहब ये आपका बंदा यहाँ इंतहा पसंदी में, टेररिज्म में, हमारी जेलों में पड़ा हुआ है। उसके बाद कनाडा में हुआ, उसके बाद अब अमेरिका भी कह रहा है, लेकिन उसके बाद इसका जो सर्किल है वो बड़ा वसी है। वो जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं वो कनाडा से फिर बाकी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ तक भी जा रहा है। और जिस तरह से फजल भाई ने अभी बात की कि मोदी की क्लियर और कैटेगरिकली शिकस्त, और वो जो उनका मैनिफेस्टो है, वो जो अपोजिशन पार्टी है उनका ये है कि 35A और 370 आप ख़त्म करेंगे। अब हिंदुस्तान किस तरह से दुनिया की सुपर पावर को मुंह दिखाएगा? उनका क्यों नहीं अभी तक रोल प्ले हो रहा है, ख़ास तौर पे कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है? देखिए, बाकी सब बातें तो ठीक हैं। इंडिया एंजॉयड अ हनीमून फॉर ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स, जहाँ जो बात इंडिया कहता था दुनिया उसको आमन्ना सदकना पसंद करती थी इंडियन मार्केट की चाम की वजह से। इस दौरान जब से मोदी साहब आए, इनकी जो बिलिजरेंट पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से आप देखें कनाडा ने आम आदमी को नहीं एक्यूज़ किया है, कौंसल जनरल और 5 डिप्लोमेटिक स्टाफ को डायरेक्टली इन्वॉल्व एक्सप्लेन किया। और हमारे यहाँ भी हम भी देखिए रो रहे थे कि हमारे यहाँ सिख या पाकिस्तानियों को इंडियन मार रहे हैं, जो हमारी लोग बात नहीं सुनते थे। अब पहली दफ़ा हमारा नैरेटिव सुना जा रहा है और वो सप्लीमेंट हो रहा है इन केसेस से जो अब आपके सामने आ रहे हैं। और इंडियन जो नेटवर्क है बिलिजरेंसी का वो वादे हो रहा है। एक और बड़ा अहम मामला है जिस पर अभी तक बात नहीं शुरू हुई, जो कि माइल्ड वे में हमारे यहाँ लोग बोलते हैं। इंडिया में इतने न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल स्मगलिंग के केसेस सामने आते हैं, पकड़े जाते हैं, और ये बाकायदा एक दफ़ा तो 100 किलोग्राम UAE के थ्रू एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। तो हमें तो इस पर भी बड़ा शोर करना चाहिए। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, खुद इंडियन सोर्सेज से सबूत हैं हमारे पास। तो इंडिया का वो जो एक हनीमून पीरियड था जिसमें इंडिया जो कहता था दुनिया सुनती थी और इंडिया उसको एंजॉय कर रहा था, और हर जगह हमारे ख़िलाफ़ वो एक प्रोपेगेंडा करते थे। आप यकीन मानिए मुझे तो कभी कभी डिप्रेशन हो जाता था, जो चैनल तब्दील करो वहाँ एक आदमी बैठा होता था, वो टेररिज्म शुरू करता था और उसका पहला जुमला और आखिरी ये होता था कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अब साबित हो गया है कि इंडिया एट स्टेट लेवल है और हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना बिल्कुल चाहिए। सही बात। एम्बेसडर साहब, ये जो वन साइडेड, इसको जंग तो नहीं कहें, ब्रुटलिटी जो हो रही है इजराइल की तरफ से, ख़ास तौर पे इनोसेंट्स जो आपके फ़लस्तीन में हैं, वो आपके ईरान में हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, वो जिसको चाहते हैं वो उसको टारगेट करते हैं। इसको किस तरह नज़र से देख रहे हैं और इसका
कंक्लूजन क्या देख रहे हैं? मतलब ये तो जो कर रहे हैं बस करने जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। देखिए, इसका कंक्लूजन उसी वक्त होगा जबकि OIC के सारे मुल्क इंक्लूडिंग पाकिस्तान एक यूनाइटेड स्टैंड बिल्ड करें। ऑलरेडी देखिए दुनिया में इजराइल के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है। कॉमन आदमी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो चाहे बरतानिया हो, आपने वहाँ जो देखे प्रोटेस्ट, एक हमने 40 मुल्कों का फोर्स भी बनाया है। नहीं वो छोड़ दें, वो तो मेरे ख्याल हवा में ही है। लेकिन उस फोर्स के अलावा हमें एक पोजीशन लेनी चाहिए और इस पे हमें बहुत सीरियसली फ़लस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए। इधर देखें लेबनान पे उन्होंने शुरू कर दिया है, सीरिया पे वो वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं और दुनिया खामोश है, इसलिए कि उनको पता है कि मुसलमान मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुकूमतों की प्रोटेक्शन की वजह से आगे नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक। दादा भाई साहब, अभी आपने देखा हमास जिस तरह से वहाँ लड़ रहा है, उनका जो लीडर जिस तरह से उसने, आपने देखा कि वो खुद फाइट कर रहा है। ये फ़लस्तीन के लोगों की ख़ास तौर पे ये जो मिडल ईस्ट में कत्ल हो रहा है, एक ब्रूटलिटी हो रही है इजराइल की तरफ से, इसका वे आउट क्या देखें? ये जेनोसाइड है जी, दिस इज़ जेनोसाइड, वर्स्ट फॉर्म ऑफ जेनोसाइड है ये। जिस तरह ये कर रहे हैं, इस तरह कभी पहले भी नहीं हुई थी जो अब ये कर रहे हैं। देखिए, मैं एम्बेसडर साहब की बात को आगे थोड़ा लेते हुए जाऊंगा कि अब लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, सिविल सोसाइटी भी उठा रही है और मुल्क भी। अगर आप अभी देखें कि ईरान के ऊपर अटैक के लिए सऊदी अरेबिया, GCC कंट्री ने साफ कह दिया हम अपनी बेसिस नहीं देंगे। तो एक ब्लॉक तो बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। और देखें, बात यह ना कि वो सोल पावर है जी, वरना तो इजराइल का डिफेंस तो कुछ नहीं अगर अमेरिका को आप हटा दें। तो आहिस्ते आहिस्ते ये ब्लॉक बनता जा रहा है। OIC को और एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा, ही वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि लोग अपनी हुकूमतें बचा रहे होते हैं मिडिल ईस्ट में भी और इस खित्ते में। अब ये बात आगे बढ़ती जा रही है, नैरेटिव आता जा रहा है, क्योंकि जब आप किसी को दीवार से लगाएंगे और सबको लगाते जाएंगे तो एवरीबडी कैन फोर्सी कि ये इलाके में ये क्या ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है वो अब इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आ रहा है। 2-3 ममालिक अब इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर जिन पे इनका अटैक हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अब इसके खिलाफ एक ब्लॉक तो बनेगा। बिल्कुल ठीक है। मीर साहब, आखिर में आप क्या कहेंगे कि ये जो गवादर के नौजवान हैं, इनको क्या करना चाहिए, और जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक इवेंट में भी था तो वहाँ पे सारे नौजवान जो है वो मौलाना हिदायतुल्लाह से भी ज़्यादा आपको चाह रहे थे कि मीर साहब को सारा पता है, मीर साहब को, क्योंकि आपके फोर फादर इस गवादर में ही रहे हैं। तो आखिर में आप क्या मैसेज दें? मेरा मैसेज ग्वादर और बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए ये है, एक तो फर्स्ट तालीम, अपनी नौजवानी का टाइम तालीम पे दें, और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। हम जिस रीजन में रहते हैं वहाँ ट्रेड होना है, और तीसरा सूबाई और हुकूमत ने 1-2 प्रोजेक्ट अच्छे शुरू किए हैं, जिसमें एक है कि कोई भी बलूचिस्तान का नौजवान अगर PhD के लिए किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में दुनिया में जाता है तो वो उसे फाइनेंस कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे इस्तिफ़ादा हमारे नौजवान लें। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान रकबे के हिसाब से बड़ा है और माला माल सूबा है, मादनियात के हवाले से, समंदर के हवाले से, गैस के हवाले से, सोने और तांबे और चांदी के हवाले से, यूरेनियम के हवाले से, और हमारी आबादी बड़ी कम है। तो टोटल हमारी अगर और उसमें जो बलोच हैं वो 80 लाख या 1 करोड़ हैं, तो इतने ज़्यादा वसाइल के होते हुए 1 करोड़ आबादी के लोगों को मुतमईन करना, अगर रियासत चाहे और सही पॉलिसीज़ बनाए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर नवीद कलमती साहब, डॉक्टर फजल करीम दादा भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर हसन हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। हम पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ख़ास तौर पे हमारे इदारों ने, हमारे इंस्टीट्यूशन ने मेहनत करके, फॉरेन अफेयर्स के स्टाफ ने जिस तरह से SCO समिट को सक्सेसफुल करके ये दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, पाकिस्तान इसके एबल है कि वो कुछ भी कर सकता है। और हमारे लिए जिस तरह से मीर साहब ने बताया कि हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास बहुत रिसोर्स हैं, ज़रूरत इस बात की है कि हम इन रिसोर्स को एक्सप्लोर करें, हम अपनी एनर्जी को, हमारे यूथ के टैलेंट को हम यूटिलाइज़ करें और इस पाकिस्तान को दुनिया का सुपर पावर लीडर बनाएं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।